सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि चार्जेस किस तरह से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से। तो देखा गया कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है, एक दूसरे से रब किए जाते हैं, तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ये देखा गया कि जो भी ट्रांसफर हो रहे थे वो कौन हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की गई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है उसको भी समझ लें, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove one electron from its constituent atom. So that minimum energy भी कौन सी? The minimum energy which is required to remove one electron from its constituent atom is called work function. तो हमें पता है कि कोई सा भी मैटर हो वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इजी किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। फिर भी बाहर निकालने के लिए भी, एक एटम से बाहर निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो उस किसी एटम के आउटर शेल के, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्लियरली हर एक एलिमेंट का वर्क फंक्शन अलग होगा। सोडियम का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, मैग्नीशियम का अलग होगा। सभी का, हर एक एलिमेंट का, हर एक मैटर का, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी मैटर वुड बी हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क फंक्शन। तो बोला क्या गया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या बोली कि पता चला कि जो भी करंट वगैरह फ्लो होती है शुरू से आप लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन रह रहे अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनको एनर्जी देने के लिए या इनको बाहर निकालने के लिए यहां तक पहुंचना जरूरी। आपको ये इतने सारे चक्रव्यूहों को तोड़ना जरूरी। इन चक्रव्यूहों को तोड़ने के लिए ये इसके जो सिपाही इलेक्ट्रॉन्स है उनको मारना जरूरी है, इनको बाहर निकालना जरूरी है। तो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के एक निकल जाए, फिर बाकी के ये सारे निकले, फिर बाकी के सारे निकले, तब जाकर के आप प्रोटॉन तक पहुंच पाओगे। इसी वजह से जब हम बात करते हैं तो इतनी ही चीज पॉसिबल होती नहीं है। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू break the atom inside the nucleus। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, तो जो सफिशिएंट एनर्जी दे सकते हैं उसके थ्रू सिर्फ क्या निकल पाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसलिए बोला गया कि जो भी ट्रांसफर होना है, जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्रिक्शन वगैरह से या एक दूसरे को रब करके, उसके थ्रू जो भी ट्रांसफर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो पाएंगे? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इन दोनों को रब किया, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। किस में से निकलेगा ये डिपेंड करता है। तो अब ये यहाँ पर ये बताना जरूरी है, वर्क फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है फाई। तो मैंने लिख दिया फाई ए फाई बी। तो बोला गया कि यहाँ की डेफिनेशन देखें तो खुद को समझ में आएगा। मैंने बोल रखा है लेट सपोज कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन टू बी, कि बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है और ए का कम है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, डेफिनेशन पढ़ो और मुझे बताओ कि किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और किस ऑब्जेक्ट में होगा। यानी कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या बी से ए के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। माइंड लगाओ और बताओ। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सोचा होगा ही सही, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज ये है ए और ये है बी। ये है बी का आउटर मोस्ट शेल, या इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है बी, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला इसका वर्क फंक्शन, किसका वर्क फंक्शन कम है? ए का। इसका मतलब थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैंने बोली कि इसको 100 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मुझे इस रिलेशन के बेस पर बताओ वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? बी का। तो इसको मैं 200 जूल दूं या 50 जूल दूं वर्क फंक्शन उस रिलेशन को वैलिड करवाने के लिए?
200 जूल या 50 जूल में से मैं एक एनर्जी देना चाहता हूं, जो इसमें से या तो 50 जूल हो सकता है या 200 जूल हो सकता है। आपको बताना है अगर ये बी ऑब्जेक्ट हो और ये ए ऑब्जेक्ट हो तो वर्क फंक्शन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला चूज करूं, 50 जूल या 200 जूल, ताकि वो रिलेशन वैलिड हो जाए। हाँ भाई जल्दी से सोच करके बताओ। देखिए यहाँ पर 100 जूल का मतलब मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 100 जूल चाहिए तो मैं फाई ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 100 जूल। तो इसकी तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि लेट सपोज फाई ए वर्क फंक्शन ऑफ फॉर ए ऑब्जेक्ट इज 100 जूल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ए में से कम 100 जूल आपको चाहिए, इससे कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए इसका वर्क फंक्शन, ए का वर्क फंक्शन हो गया 100 जूल। अब आपको ये भी काम करना है, आपसे पूछा मैंने कि बताओ फाई बी क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन ही यही तो पूछा कि या तो मैं 50 जूल सेलेक्ट करूं या 200, क्या सही होना चाहिए ताकि वो रिलेशन वैलिडेट हो। तो आप खुद बताओ ना यार, ए से बड़ा है ना बी, तो फाई बी 50 जूल रखूंगा तो तब तो छोटा हो जाएगा ना, फाई ए से छोटा हो गया, मेरे को तो फाई बी बड़ा चाहिए। फाई बी बड़ा करने का मतलब क्या हो गया, 200 जूल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? शायद मैंने बोला कि फाई ए 100 जूल है और फाई बी 200 जूल है। इसका मतलब अगर मैंने थोड़ी देर के लिए बताओ फ्रिक्शन में जो कर रहा हूं, इनको रब कर रहा हूं, उससे टोटल एनर्जी जनरेट हो रही है 120 जूल। माइंड लगाना। तो बताओ किस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस ऑब्जेक्ट में से किस में ट्रांसफर हो पाएगा? सब लोग अब तो माइंड लगा लो। सब B2 है। वेरी गुड। B2 कैसे भोंट दिमाग? तो भाई ऐसा है, जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाएगा ए और बी, रब करने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा जिसका वर्क फंक्शन कम है। जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें क्योंकि एनर्जी कम देते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, इस वजह से। फॉर एग्जांपल जैसे भी हमने बोल रखा था कि फाई ए हमने 100 जूल लिया हुआ था और फाई बी हमने 200 जूल लिया हुआ था, और अगर इन दोनों को रब करने पर 120 जूल एनर्जी जनरेट हो रही थी, तो इसका मतलब ये था कि या तो ए 120 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले और बी भी 120 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। दोनों ने मान लीजिए 120 एब्जॉर्ब कर ली, इसमें से 120 से पहले ही 100 जूल पर ही इसने तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गिरा दिया, लेकिन इसने पूरी 120 एब्जॉर्ब कर ली तो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि इसको तो 200 चाहिए थी। तो जैसे ही ए में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये कहां पर चला जाएगा? बी के पास। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ? ए से बी की तरफ। क्यों हुआ? क्योंकि फाई ए कम था किससे? फाई बी से। वर्क फंक्शन ऑफ ए वाज लेसर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। इस चीज का ध्यान रखना। अगर एनर्जी 80 जूल जनरेट हुई होती तो ना ए में से बाहर निकलता ना बी में से बाहर निकलता। क्यों? क्योंकि ए से बाहर निकालने के लिए कम से कम 100 जूल एनर्जी चाहिए थी, जबकि हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन के थ्रू या हीट के थ्रू? 80 जूल। तो 80 जूल लोगे तो इसमें से नहीं निकल रहा, तो इसमें से तो वैसे ही नहीं निकलने वाला, तो ये ऑब्जेक्ट वैसे क्या वैसे बने रहेंगे। इस मेथड को, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के मेथड को बोला जाता है चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है? कि जब तक ए ऑब्जेक्ट था और बी ऑब्जेक्ट था, ये आप सभी को पता है, इन पे शुरुआत में अगर कोई चार्ज नहीं था, तो जब कोई चार्ज नहीं होता तो हम ऐसी स्टेट को बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट, कि ए एंड बी बोथ वर इन न्यूट्रल स्टेट। लेकिन जैसे ही ए में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करता 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 कहां पर आ गया? यहाँ पर। यानी कि इसके पास, बी के पास एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो हमने बोला कि ए तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज और बी हो गया नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब इन दो ऑब्जेक्ट्स
दो ऑब्जेक्ट अब चार्ज हो चुके हैं ए प्लस और बी माइनस। तो अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्जिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। किस बेस पर ट्रांसफर होता है? बेस्ड ऑन वर्क फंक्शन। कैसे होता है? द ऑब्जेक्ट हुज वर्क फंक्शन इज लेसर may transfer the electron towards the higher work function material, but it will transfer only and only whenever at least minimum work function energy would be supplied to the object। ठीक है, तो जब तक मिनिमम जिसका वर्क फंक्शन कम रहेगा, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी सप्लाई कर दी, तो पहले ऑब्वियस सी बात है उसमें से निकलेगा, फिर इधर ट्रांसफर होगा। जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाकर के रिजाइड करता है, या जो ऑब्जेक्ट या जो मैटर या जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे सब्सटेंस को बोल देते हैं नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पर हम समझते हैं पॉजिटिवली चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज होना या नेगेटिव चार्ज होना। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। तो जिस दोज ऑब्जेक्ट विच कैन गिव थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन में लूज आर कॉल्ड positively charged particles, positively charged substance. Those objects in which electron is being transferred, or those objects which gains the electron, which accumulates the electron, is called negatively charged particle. जहां इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉन्स जिसमें से निकले हैं या जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, रिलीज कर दिया, उसको बोला जाएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या सब्सटेंस। तो ऐसे क्रिएट होते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस, हाउ द चार्जेस आर बीइंग जनरेटेड इन अ न्यूट्रल फ्रॉम न्यूट्रल स्टेट। ठीक है, अगर टोटल चार्ज पूछोगे तो अभी भी जीरो ही होगा, एक प्लस का वन एक माइनस का वन, तो अभी भी जीरो। यानी कि इसने अपने उस लॉ को बनाए रख रखा है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम था जिसके अंदर टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए था, तो अभी भी कंजर्व है। न्यूट्रल का मतलब पहले नेट चार्ज जीरो था, अभी भी देखोगे तो ए और बी का मिला करके टोटल नेट चार्ज जीरो ही आ रहा है। तो ये यहाँ तक की सिचुएशन आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी बोलो, समझ में आई कि नहीं आई?